हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको यूपी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन करा रही हूँ। इसमें हमारा हिस्ट्री वाला पोर्शन चल रहा है और हिस्ट्री में भी हमारा जो चल रहा है वो है मुगल काल। मुगल काल मुगल काल का आखिरी शासक रहे औरंगजेब। इससे सबसे पहले अगर हमने मुगल काल की स्टार्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने बाबर को पढ़ा था, फिर हुमायूं को पढ़ा था, फिर उसके बाद अकबर आ गया, अकबर के बाद जहांगीर आ गया, शाहजहां आ गया, उसके बाद औरंगजेब आया है। औरंगजेब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये इसका शासन काल जो रहा था, औरंगजेब का जो रहा था वो 1658 से लेके 1707 तक रहा था। औरंगजेब मुगल वंश के अंतिम शासक शक्तिशाली शासक रहे थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य को दक्षिण तक फैलाया था और औरंगजेब का जो विशाल साम्राज्य स्थापित करने में वो काफी सफल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका पतन होना शुरू हो गया था। अब अगर हम औरंगजेब के बारे में समझते हैं तो शाहजहां के बाद औरंगजेब 1658 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। उसने क्या किया था, उसने पहले बहुत तड़क भड़क मचाई, बहुत मार-धाड़ करी, इधर-उधर अपना साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें उसने करी थी। उसके बाद उसने क्या करा था, इन सारी चीज़ों का त्याग कर दिया था और बहुत ही सादगी का जीवन उसने अपना लिया था। अब उसने और भी बहुत सारी चीज़ें करी थी औरंगज़ेब ने, जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे कि उसने मदिरा हो गया, भांग हो गया, इनका पब्लिकली इनका कोई भी सेवन नहीं कर सकता, उसके ऊपर इन्होंने रोक लगा दी थी। अनैतिकता को रोकने और जन आचरण पर नज़र रखने के लिए भी इन्होंने मुहतसिब नियुक्त किए गए थे। दरबारी नृत्य हो गए, संगीत पर भी इन्होंने रोक लगा दी थी और इस संगीत को राज्य से प्रतिबंधित नहीं किया था और ये भी स्वयं भी एक बहुत अच्छे वीणा वादक रहे थे। ठीक है? उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मुस्लिमों में ज़कात धार्मिक कर्म लिया जा रहा था और गैर मुसलमानों से जजिया कर की वसूली स्टार्ट कर दी थी। अब औरंगज़ेब को शासन ग्रहण करते ही बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। जैसे कि जितने भी मुगल राज्य के अधिकारी हो गए, उनकी संख्या तो बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनको जो वेतन की व्यवस्था थी वो ज़रा कठिन हो गई थी कि कहाँ से उनको वेतन दिया जाए, क्योंकि जो लगान लगाया हुआ था वो भी कम मिल रहा था और जो टैक्स था और जो जागीरदार जितने भी थे, वो इधर-उधर जाने की वज़ह से उनकी भी खेती बढ़ाने में कोई ख़ास रुचि नहीं थी। मतलब औरंगज़ेब की सिचुएशन इस टाइम पर ये थी कि एक अनार 100 बीमार, एक अनार है उनके पास लेकिन 100 खाने वाले हैं, तो वो किस-किस को दाना देंगे। इसलिए उन्होंने एक विकल्प सोचा था कि अपने राज्य का विस्तार कर लेते हैं, दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिला लेते हैं। इसी उसके चलते हुए उन्होंने अहोम, असम राज्य, बीजापुर और गोलकोंडा को अपने अधिकार में ले लिया था। अब जितना लगान इन राज्यों को मिलाने में मिलता था, उतना ही अमीरों पर खर्च करना पड़ता था। मतलब हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन हो गई कि जितना टैक्स लिया जा रहा है, उतना ही खर्च करना भी पड़ रहा है। तो इसमें क्या करना पड़ता था कि उनको शांत करने के लिए धन हो गया, समय हो गया, ऊर्जा, ये सारी चीज़ें ही उन्हें लगानी पड़ती। अब औरंगज़ेब के साथ जो सबसे बड़ी चीज़ रही थी, उसका जो बहुत बड़ा पीरियड था ना, टाइम पीरियड, वो उसका लड़ाई-झगड़े में बहुत निकला। अब जैसे कि जाट हो गए, बुलंद हो गए, सिख, सतनामियों और उत्तर-पश्चिम सीमा के पठानों के साथ भी उसका विद्रोह के साथ काफ़ी लंबे समय तक उसको संघर्ष करना हुआ। मतलब औरंगज़ेब और जाटों का संघर्ष 1669 में आरंभ हुआ था और 1691 में उसने जाटों का दमन किया था और तब भी वो पूर्ण रूप से शांत नहीं हो पाया था और संघर्ष चलता रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना लंबा पीरियड उसका जो था वो लड़ाई झगड़े में ही निकला था। उसके साथ-साथ मेवाड़ हो गए या नारनौल हो गए, जो सतनामियाँ थे, वो भी समय-समय पर विद्रोह करते रहते थे औरंगज़ेब के साथ में। अब अगर हम औरंगज़ेब के साम्राज्य की बात करते हैं, तो जो आपका मुगल हो गए या सिखों के बीच जो काफ़ी संबंध थे, वो काफ़ी बिगड़ गए थे। अब सिखों की जो शक्ति थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, उसको रोकने के लिए पंजाब के मुगल अधिकारियों को आदेश दिए गए। मुगलों की सेना हो गई, सिखों के गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में युद्ध हुआ, जिसमें सिख पराजित हो गए। साथ ही औरंगज़ेब को पठानों से भी जूझना पड़ा था, जो कि स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए भी कंटिन्यूअसली प्रयास ही कर रहे थे। अंग्रेज़ों ने भी इन्हें समाप्त करने का संकल्प ले लिया था। तो बहुत ही ज़्यादा कूटनीति और दमनकारी नीति अपनाई थी उन्होंने और 1678 तक पठानों का विद्रोह समाप्त कर दिया गया था। अब औरंगज़ेब को राजपूतों का भी सामना करना पड़ा, यद्यपि उसने उसे स्वयं राजगद्दी प्राप्त करने में बहुत सारे राजपूत सरदारों का सहयोग प्राप्त हुआ था, लेकिन फिर भी उसने राजपूतों का सामना भी करना था। बहुत सारे राजपूत थे, जिसमें कि राजपूत राजा जय सिंह थे, जसवंत सिंह थे, उनको बहुत ऊँचे पदों पर
मनसब मनसब प्रदान किए गए हुए थे। मारवाड़ के शासक जशवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनके राज्य के जो उत्तराधिकार थे, उनके पदों को लेकर औरंगज़ेब हो गए या राजपूतों के जो संबंध थे वो खराब हो गए थे। मतलब अगर हम पूरे औरंगज़ेब के इसके साम्राज्य की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मुगल सेना को शिवाजी से भी टक्कर लेनी पड़ी थी। शिवाजी ने भी कई बार मुगलों की विशाल सेना को हराया था। शिवाजी क्या करते थे, छापामार युद्ध का सहारा लेते थे। पुर्तगाली हो गए, अंग्रेज़ हो गए, औरंगज़ेब के सामने उन्होंने बहुत सारी समस्याएँ भी उत्पन्न कर दी थी। बंगाल की खाड़ी में भी जहाज को लूटना उन्होंने आरंभ कर दिया था। बांग्लादेश को अपना उन्होंने केंद्र बना लिया था, वहाँ पर मुगल सेनाएँ भेजी गई थी और उसको भी उन्होंने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। पश्चिमी समुद्री जितने भी तट थे, वहाँ पर भी अंग्रेज़ों ने ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी शुरू कर दी थी, तो उसको भी शांत किया था औरंगज़ेब ने। तो इसका जो काल था ना, उसमें मुझे लगता है कि 50 से 60% तो इसका इसी लड़ाई-झगड़े में ही निकला था। अब आते हैं कि इसका पतन किस तरीके से हुआ था। मुगल साम्राज्य बहुत बढ़ लिया था, पीक पे भी आ गया था, अब पतन तो होना ही होना था। अब औरंगज़ेब की जब मृत्यु हो गई, तो उसके बाद मुगल साम्राज्य का तेज़ी से पतन हुआ। मुगल दरबार जो थे, सरदारों के बीच आपसी झगड़े और षड्यंत्र का अड्डा बन गए थे, आपस में ही लड़ाई-झगड़े होने लगे थे और जितनी भी साम्राज्य की जो कमज़ोरी थी, वो विश्व के सामने स्पष्ट हो गई थी। मतलब जब एक तरीके से देखा जाए कि जब आपसी झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, षड्यंत्र हो जाते हैं, तो आप कब तक घर के अंदर छुपा के रखेंगे? बाहर वालों को पता चल ही जाएगा। अब इन्होंने क्या किया था, 1739 में नादिर शाह मुगल सम्राट को बंदी बना लिया था और दिल्ली को खुलेआम लूट लिया था। अब मुगल काल में जो था, वो बहुत ही ज़्यादा वाणिज्य और व्यापार का विकास हुआ था। जैसे कि सरदार हो गए, बहुत ज़्यादा उनकी बढ़ गई थी। प्रशासनिक स्तर पर भी बहुत असंतोष फैल गया था। जागीरदारी व्यवस्था में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। सरदारों का ये प्रयास रहता था कि जितनी भी ज़्यादा आमदनी हो रही है, वो सबको हथिया लेना चाहिए। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और जितने भी सरदार थे, वो ये भी इमेजिन करने लगे थे कि भई हम हमारा अलग-अलग, अलग-अलग राष्ट्र होना चाहिए। मुगल प्रशासन जो था वो केंद्रित था, लेकिन इसकी जो सम्राट की योग्यता पर ही निर्भर करता है। अगर आपका सम्राट अच्छा है, तो ही वो आपकी आगे बढ़ाता हुआ चला जाएगा और सम्राट ही नहीं है, तो फिर तो सबका अपना-अपना राज समझना शुरू कर देते हैं। अब राजनीतिक क्षेत्र में भी औरंगज़ेब ने कई गलतियाँ करी थी जो मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना था। जैसे कि योग्य सम्राटों के अभाव में वज़ीर हो गए, सरदार हो गए, मनसबदार हो गए, वो उनकी जगह लेने की कोशिश कर लेते। जैसे कि इन्होंने मराठों और राजपूतों को अपना मित्र बनाने के बजाय अपना दुश्मन बना लिया था, जो कि औरंगज़ेब की बहुत बड़ी गलती थी। अब जो मुगल इसकी मृत्यु जब हो गई थी औरंगज़ेब की, तो जो मुगल राज्य था वो दक्षिण तक फैल चुका था उस टाइम पे। अब पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण करना उत्तर भारत से होता था। अब दक्षिण यहाँ है, उत्तर यहाँ है, यहाँ से आप इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो, तो कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो दक्षिण भारत के राज्य अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, मुगलों के चंगुल से अपने आप को छुड़ाने के लिए। और मुगल साम्राज्य के पतन का जो कारण था, वो था कि यूरोपियों का भारत में आगमन भी हो गया था। व्यापार करने के लिए उन्होंने मुगलों से इजाज़त माँगी थी और धीरे-धीरे उन्होंने उनकी राजनीति में भी दखल देना शुरू कर दिया। अपने भारतीय राज्यों पर अपना प्रभुत्व भी उन्होंने स्थापित करने लगे। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना भी हो गई और 200 वर्षों तक उन्होंने भारत पर अपना राज किया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो जो नादिर शाह था और अहमद शाह अब्दाली था, का आक्रमण भी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना था। ठीक है? अब इसमें एक और कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे कि नादिर शाह है, फारस इराक का शासक था। उसे इराक का नेपोलियन भी कहा जाता था। भारत की बहुत बड़ी धन संपदा से वो आकर्षित हो गया था और 1739 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में उसने भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह भारत का कोहिनूर हीरा और तख्ते-ताऊ सहित अनेक कीमती सामानों को लूटकर अपने साथ ले गया था। तख्ते-ताऊ किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। वर्तमान समय में जो कोहिनूर हीरा है, वो ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में जड़ा हुआ है, बट कहाँ का था वो? भारत का था, हमारे भारत का था, जो आज वहाँ जड़ा हुआ है। चलो, अब मुगल साम्राज्य के पतन के क्या-क्या मेन कारण रहे थे? अब जैसे कि इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसके औरंगज़ेब के बाद में, तो बहुत सारे युद्ध होने लगे और शक्तियाँ भी नष्ट होने लगी थी। अब उत्तराधिकार के लिए होने वाले युद्ध हो गए, धन शक्ति नष्ट होती थी। अब सम्राट के कमज़ोर होने से जो गवर्नर शक्तिशाली बन गए, अब सम्राट के वो विरुद्ध भी विद्रोह करने लगे। मुगल शासनकाल के अंत तक जो
राजकोष में जो धन था वो भी चला गया था, जागीरें भी चली गई थी, वेतन देना भी कठिन हो गया था अधिकारियों को, जमींदार भी असंतुष्ट हो गए थे और सरदारों ने भी संघर्ष शुरू कर दिया था। अब मुगलों के जीवन में बहुत ही शान-ओ-शौकत में व्यतीत होता था, इसके लिए वो काफ़ी धन व्यय करते थे और इसी के कारणों के साथ-साथ 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था। ठीक है? अब औरंगज़ेब ने अपने शासन के 50 वर्षों में से लगभग आधा समय दक्षिण के युद्ध में व्यतीत किया था। औरंगज़ेब ने शासन संभालते ही जनता पर लगभग 80 करों को हटा लिया था। औरंगज़ेब ने मुगल सिक्कों पर से कलमा लिखा जाना भी बंद करवा दिया था। ठीक है? अब अगर हम औरंगज़ेब की बात करें तो मुहद्दसिब की नियुक्ति क्यों की करी गई थी? अगर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं तो उससे रिलेटेड चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और एक बार हम इसको रिवाइज़ भी कर लेते हैं कि इसने मुहद्दसिब की नियुक्ति क्यों करी थी कि अनैतिकता को अगर रोकना है या जनसाधारण पर नज़र रखने हेतु इन्होंने इसकी नियुक्ति करी थी। मुगल सम्राट के पतन की किस सीमा तक औरंगज़ेब उत्तरदायी था? क्योंकि उन्होंने मराठों और राजपूतों को मित्र बनाने की बजाय उन्हें अपना दुश्मन बना लिया था। तो वो कहीं न कहीं एक पतन का कारण था। पतन के कारण के रूप में आर्थिक संकट का अगर हम वर्णन करते हैं, तो आर्थिक संकट भी बहुत सारे थे क्योंकि व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था अंग्रेज़ों ने। अब ये सारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। इसी के साथ जो आपका ये मुगलों वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं अभी आपको बताना चाह रही हूँ, वो आप अपनी नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये ये क्या चीज़ें हैं, ये अब तक जो हमने पढ़ा है, इससे रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं या तिथियाँ हैं, ये आपकी हैं कि कौन-सी चीज़ कब हुई थी 622 से लेके अभी तक की मुगल साम्राज्य तक की अगर हम बात करते हैं तो। ये आप कहीं भी अपने नोट्स में नोट कर लीजिए क्योंकि जिस टाइम आप रिवाइज़ करेंगे, ये आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। जैसे कि जो हिजरी था, इसका स्टार्टिंग कब हुई थी? 622 में हुई थी। 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तराइन का पहला युद्ध जो हुआ था, वो 1191 में हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ था, 1192 में हुआ था। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 में। 1210 में हुआ था इल्तुतमिश का राज्यारोहण। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी और रजिया का राज्यारोहण हो गया था। 1290 में खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी का राज्यारोहण हुआ था। 1320 में तुगलक वंश की स्थापना हुई थी। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक का राज्यारोहण हुआ था। 1398 में तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ था। 1451 में लोधी राजवंश की स्थापना हुई थी। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, जिसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हैं, जो युद्ध है ना, कौन-सा युद्ध किसके बीच में हुआ था, ये भी आप यहीं की यहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी और हुमायूँ आपका आ गया था। 1539 में आपका चौसा का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1540 में शेरशाह भारत का सुल्तान बन गया था। 1556 में हुमायूँ की मृत्यु हो गई थी। अकबर का राज्यारोहण हो गया था और पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अकबर और किसके बीच में हुआ था? ध्यान करिए, रिकॉल करने की कोशिश करिए, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी और जहांगीर का राज्यारोहण हो गया था। 1628 में शाहजहां आ गया था। 1658 में औरंगजेब आ गया था और 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हो गया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हो गया था और 1761 में आपका पानीपत का तीसरा युद्ध भी हो गया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हिस्ट्री को याद रखना है तो कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं ये आपकी। ट्रिक से आप इनको याद कर सकते हैं कि जैसे 622 से कोई चीज़ शुरू हुई है और 1025 से लेके और अगर हम लास्ट देखते हैं तो 1700 तक का ये चीज़ें जाती है, 1761 तक पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप नोट डाउन ज़रूर करिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू सो मच।